नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 100 सालों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का काम किया है। साथ ही कहा कि सियासत और सत्ता की सोच से व्यापक समाज होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एएमयू के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, संपन्न होगा तो लाभ भी सभी देशवासियों को होने वाला है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी
एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुरादाबाद कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने आजम के वकील का पक्ष सुनने के बाद उन्हें अगली तारीख 6 जनवरी दे दी है। पुलिस ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात किया। आजम खान के समर्थन में बड़ी संख्या में समर्थकों के इकट्ठा होने की आशंका थी। कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल के लिए पुलिस के साथ रवाना हो गए। दरअसल 30 जून 2019 को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद आजम खान के लिए मुरादाबाद में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मंच से पूर्व सांसद जयप्रदा पर नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद आजम खान, उनके बेटे और मुरादाबाद सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। आज आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर छावनी बना दिया गया था। न जिलाध्यक्ष जी को, न विधायकों को न मिलने दिया गया। और जो एडवोकेट है, हम सब तो एडवोकेट हैं, हम लोगों ने भी कहा कि जाने दिया है, लेकिन नहीं जाने दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर और अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। जैसे कि आजम साहब ने जाते वक्त ये कहा कि अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, वो इंसाफ करने वाला है। हमें इंसाफ करने वाले पर इतना भरोसा है कि ऊपर वाले का इंसाफ नीचे वाले के इंसाफ से मिलेगा और न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ करेगी। उसका नमूना कल ये हुआ है कि हमारी विधायक तंजीम फातिमा साहिबा जो कल रिहा हुई हैं, इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है परवरदिगार की ज़ात पर और अपनी न्यायपालिका पर। जो झूठे मुकदमे, जो गलत मुकदमे, जो बुरी तरीके से फंसाने की साजिशें की गई हैं, वो साजिशों का पर्दाफाश होगा, सच्चाई जीतेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आजम साहब और अब्दुल्ला साहब बाहर आएंगे जेल से। नहीं, हम मिलने आए थे, सलाम दुआ करने आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और ऐसा लग रहा था कि शायद आजम खान नहीं है, कोई टेररिस्ट है। न जाने इस कदर डर खौफ क्यों प्रशासन को था, तो शांतिपूर्वक से मिलना है। तो क्या जिस रास्ते से उन्हें लाना चाहिए था उस रास्ते से नहीं लेके आए थे जी? जिस रास्ते से कोर्ट में लाना चाहिए था जिस रास्ते पे आप लोग खड़े थे, सब रास्ते के पीछे खड़े थे, वहाँ से भी नहीं लेके गए और दूसरे रास्ते से पीछे से ले गए। जब उधर आए तो वहाँ से भी उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करी।
कार्यकर्ताओं को मिलने का शौक था, एक बार सलाम दुआ हो जाती, सबका दिल भर जाता, लेकिन इस बात की भी इजाज़त नहीं कि अपने नेता को सलाम भी कर सकते। देखिए, 2 मैटर थाना शिलाइट से संबंधित हैं। एक वर्ष 2008 का है और एक इसी साल का है। तो 2 तो वो मैटर्स थे जिसमें आरोप विरचित किए जाने थे न्यायालय द्वारा। तो 2 मैटर तो वो थे और एक थाना कटघर से संबंधित है। 3 मामलों में वो आज तलब किए गए थे माननीय न्यायालय द्वारा। पिछली डेट से भी तलब किए जा रहे थे मगर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। आज कटघर वाला मामला वो था कि जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया है कि जो अभिनेत्री हैं जया प्रदा और सांसद भी हैं थी, उनके ऊपर किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। आज क्या कार्रवाई? आज ये हुआ है कि हमने हमारी ओर से जो चार्जशीट उन पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की है। आज देखिए, हमारे नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब डेट पर आए थे, पर सभी समाजवादी पार्टी के जनपद मुरादाबाद के विधायकगण, सांसद, सब लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सुबह से ही मौजूद थे, पर प्रशासन ने यहाँ किसी को भी मिलने का मौका नहीं दिया। सबको बैरिकेडिंग से रोक दिया, कह दिया इस गेट से आएंगे और पीछे के गेट से माननीय आजम खान साहब की एंट्री करा दी। फिर किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्या मानते हैं कि प्रशासन ने इस तरह से बंद सीसी गाड़ी में लाई और ले गई जाती? पर प्रशासन का ये रवैया बहुत ख़राब है। महात्मा ने यह भी कहा है कल छूटने के बाद के अंदर उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाए। आप देख रहे हैं किस तरह के हालात कर दिए हैं कि कैसी गाड़ी में बैठाल के लाए हैं और यहाँ किसी कार्यकर्ता से दूर से भी नमस्ते नहीं करने दी। हम लोगों ने कहा था प्रशासन से कि हम लोग दूर खड़े होकर अपने नेता को दर्शन कर लेंगे और नमस्ते कर लेंगे, पर प्रशासन ने बिल्कुल किसी की बात यहाँ नहीं सुनी गई। MP साहब भी हमारे सड़क पर ऐसे खड़े रहे बाहर और विधायक लोग भी सब खड़े रहे, पर किसी को कोई मिलने का मौका नहीं दिया। वहीं आगरा के DVVNL कार्यालय में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। वहां अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान बिजली को लेकर उन्होंने अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को सही बिल और समय पर बिल मिले, इसके लिए दिशा निर्देशित किया गया है। कृषि बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय कैसे बढ़े उस पर लगातार काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, आंदोलन की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। सही बिल, समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार 24 घंटे जिला मुख्यालय पे, 20 घंटे तहसील पे और 18 घंटे गांव में बिजली देने के लिए संकल्पबद्ध है। कंज्यूमरों की शिकायत आ रही थी कि उनको सही बिल नहीं मिल रहा है, गलत बिल मिल रहा है। लगातार मेरी तरफ से समीक्षाएं रहती हैं और अब मैं डिस्कॉम 22 जा रहा हूं, सभी डिस्कॉम में जा रहा हूं और दक्षिणांचल से उसकी शुरुआत मैंने की है। सही बिल, समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले। उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता मेरा भगवान है और उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि। वाराणसी में आज एक बार फिर से अधिवक्ताओं ने DM पोर्टिको के ठीक सामने अपनी मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। दरअसल 1 महीने पहले अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ता ने जिलाधिकारी से उनसे वादा किया था कि रास्ते का विवाद जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन समय बीत गया और जब हल नहीं निकला तो हम एक बार फिर से धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका धरना जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली के खिलाफ है। उस पर कंटेम भी लगा मैडम, कंटेम लगने के बाद भी ये हुआ, चलो सत्याग्रह हमारा, ये सत्याग्रह एक बीच में रोका गया था सरकार के द्वारा आश्वासन पाने के बाद। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप सरकारी बात मान लीजिए, अपना अनशन तोड़ दीजिए। तब महामहिम का प्रोग्राम लगा हुआ था 3 तारीख को, और 3 नवंबर को मैंने अपना अनशन इसलिए स्थगित किया कि आगे ये 3 दिन का लिखित आश्वासन मिला था मुझे। अब ये साहब 3 नवंबर हो गया, 3 दिसंबर बीत गया, आज 22 दिसंबर का समय आ गया। इनका निर्माण कार्य न रुक रहा है और न तो मेरे रास्ता ही दे रहे हैं। जब इनका निर्माण कार्य पूरा बन जाएगा साहब, उस समय हमको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलेगा कि हम अपने घर जा सकें, आ सकें। एक हमारे सम्मानित अधिवक्ता है हरशंकर पांडे जी, उनका रामेश्वर में आवास है और उस आवास को
रास्ता उस आवास पर 50 साल से काबिज है और 174 नंबर में ये बैनामा लिए हुए हैं। सारे नंबर वो हैं प्रशासन द्वारा इनका रास्ता रोक दिया गया, इनके नंबर को इधर से उधर कर दिया गया। 3 तारीख को हड़ताल पर 2-3 दिन पहले बैठे थे एडीएम सिटी, डीएम, एसडीएम सदर रायतलाव, एडीएम सिटी के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि आपका 1 हफ्ते में रास्ता बना दिया जाएगा, आप कृपया कर अनशन तोड़ दें। शाहजहांपुर जिला जेल में बलात्कारी आसाराम बापू के साधकों के जरिए सत्संग कराने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के पिता ने जेल प्रशासन पर साधकों का साथ देने का गंभीर आरोप लगा दिया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि लखनऊ से आए आसाराम के साधकों ने शाहजहांपुर की जेल में बंदियों को कंबल बांटे हैं, जबकि शाहजहांपुर जिला जेल के अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि आसाराम का एक नारायण नाम का साधक बीते दिनों जेल से रिहा हुआ था। उसने 75 कंबल जेल बंदियों को बांटने के लिए निवेदन भिजवाया था, जिन्हें बंदियों के बीच बांटा गया था। जेल में किसी तरह का कोई सत्संग नहीं हुआ है। तो पीड़िता के पिता ने यह गंभीर आरोप लगाया कि जेल में सत्संग कराया गया है, वहीं पर जेल अधिकारी ने यह साबित किया है कि ऐसा कोई सत्संग नहीं हुआ है। वहीं नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सेक्टर 58 में पुलिस ने बहुचर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड में वांटेड चल रहे अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रवि को सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में रवि ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। रवि पर मेरठ और नोएडा में कई धाराओं में केस दर्ज है। तो अक्षय कालरा हत्याकांड के वांटेड रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनपुट मिले थे और उसके बाद से इसको गिरफ्तार किया है। तो नोएडा पुलिस की यह बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। अक्षय कालरा हत्याकांड के वांटेड रवि को पुलिस ने धर दबोचा है और हत्याकांड के बाद से ही लगातार रवि फरार चल रहा था। इसने अक्षय की हत्या की और उसके बाद से लगातार फरार था। पुलिस को इनपुट मिला कि ये यहां आ सकता है, उसके चलते कॉम्बिंग की गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि अक्षय कालरा हत्याकांड में जो वांटेड अपराधी था रवि, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1277 नए मामले सामने आए और अब प्रदेश में कोरोना के 16,691 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1277 नए मामले सामने आए हैं, 1277। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1330 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 16,691 है और इन 16,691 एक्टिव केस में से 7,238 होम आइसोलेशन में हैं और 1,789 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज सरकार की निःशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमित होने के पश्चात जो आज तक उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,51,917 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के अब 95.68% हो गया है।
95.68%। अब तक संक्रमित लोगों में से 8,224 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.426% चल रहा है। कल प्रदेश में 1,27,219 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक कुल मिलाकर 2,26,92,833 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,782 लोगों ने घर बैठे टेली कंसल्टेशन किया, डॉक्टरों की राय प्राप्त की, उनका परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर के अपने प्रदेश में अब ये संख्या आज 3 लाख पार हो गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,76,710 इलाकों में 4,92,830 टीम दिवस के माध्यम से 3,06,78,496 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,94,17,238 है। अगर हम पिछले सप्ताह को देखें 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के सप्ताह को, तो इसमें प्रतिदिन जो औसत केस आए अपने प्रदेश में उनकी संख्या है 1,352 और अगर उसके हम पिछले सप्ताह को देखें 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के सप्ताह को, तो उसमें प्रतिदिन औसत केस जो आए थे उस सप्ताह में वो थे 1,520, अर्थात लगभग 200 केस या 170 केस लगभग प्रतिदिन पिछले सप्ताह में उसके पिछले सप्ताह की तुलना में कम आए प्रदेश में, तो जो कि ये बताता है कि संक्रमण का स्तर नीचे आ रहा है। पिछले सप्ताह में संक्रमण का स्तर 1% का रहा है केस पॉजिटिविटी रेट, और पिछले सप्ताह RT-PCR की भी जो पॉजिटिविटी की दर है वो भी घट करके 1.5% ही रह गई थी। 60 साल से जो ऊपर के हमारे व्यक्ति हैं उनके हिस्सेदारी में, उनके प्रतिशत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और अब ये प्रतिशत 60 साल से ऊपर वालों का बढ़कर के 10.62% हो गया है। तो ये बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके संक्रमित होने पर जटिलताएं आती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग इस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने बुजुर्गों को घर से बाहर वो ले जा रहे हैं, निकाल रहे हैं किसी कार्यक्रम के लिए, किसी और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। तो ये जो है, ये मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें अनावश्यक घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें सावधान सतर्क रह करके और हमें भी पूरी सावधानी बरत के उन्हें संक्रमण से बचाना है। जहां एक और उनका संक्रमण में हिस्सा 10.62% है पूरे जितने संक्रमित हुए उनमें से, वहीं जितनी मृत्यु हुई उसमें से उनका हिस्सा, उनका प्रतिशत 46.04% है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं, ये घर में ही रहें यथासंभव और संक्रमण से अपने आप को बचाएं। वहीं बहराइच में कल शाम छात्रा पर हुए एसिड अटैक के बाद अब सियासत गर्म हो चुकी है, जिसको लेकर सपा नेता नंद विश्वनाथ यादव ने यूपी सीएम का पुतला फूंका है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। नंदेश्वर नंद यादव ने कहा है कि अगर सीएम योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। सपा नेता ने यह भी कहा कि बहराइच में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। जनपद बहराइच में जिस तरह से जंगल राज का वह क्रूर रूप दिखा है,
कल शाम को पीपल चौराहे पर एक 12वीं की छात्रा के ऊपर जिस तरह से मनचलों ने तेजाब फेंक दिया, लेकिन जनपद बहराइच की पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रह गई है। उसने अभी तक उन जो है दोषियों को गिरफ्तार तक नहीं किया है। इस तरह से पूरे प्रदेश में ही जंगल राज फैला हुआ है और हम लोग सबसे पहले उस बेटी के दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर एनएसए लगाया जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। और योगी आदित्यनाथ जी से अगर उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग करते हैं हम लोग, हम सभी नौजवान ये मांग करते हैं। अगर योगी जी कि ये पुलिस अगर इनसे अगर नहीं संभल पा रहा है तो ये फिर क्यों जो है वो कर रहे हैं। ये जनपद बहराइच में ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सरेआम चौराहे पर एक बेटी के ऊपर जो है तेजाब फेंकने का काम मनचले कर रहे हैं। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।